स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के बाद। और आज पिछले 40 दिन से हम लोग खाड़ी युद्ध के ऊपर निरंतर चर्चाएं कर रहे थे और आज से ज्यादा उम्मीद भरा दिन शायद पिछले 40 दिन में कोई भी नहीं था। और मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं थोड़ा नादान हूं और इसलिए हो सकता है कि जो अक्लमंद लोग हैं उनको पहले से अंदाजा हो कि ये दिन आने वाला है। मैं तो ये मान रहा था कि ट्रंप साहब जो हैं वो कुछ और गड़बड़ियां करेंगे, लेकिन अब मैं सुरक्षित रूप से ये कह सकता हूं कि इस युद्ध में, हालांकि अभी किसी भी चीज का अंतिम फैसला नहीं हुआ है, युद्ध विराम भी है, ये अंतरिम युद्ध विराम है, एंटरिम सीज फायर है, लेकिन एक जीत हुई है ईरान की जिसको खारिज नहीं किया जा सकता। और वो ये है कि ईरान ने जो 10 सूत्र दिए हैं, 10 पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट के ऊपर इस्लामाबाद के शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। अमेरिका द्वारा दिए गए पॉइंट्स पर चर्चा नहीं होगी, इजराइल द्वारा दिए गए पॉइंट्स पर चर्चा नहीं होगी, ईरान द्वारा दिए गए पॉइंट्स पर चर्चा होगी। और उन 10 पॉइंट्स को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि भाई इन 10 पॉइंट को 10 के 10 तो खारिज किए नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो इन पॉइंट्स को मानना ही पड़ेगा। जब ट्रंप ने माना है कि भाई ये पॉइंट ठीक है, इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब आप सुनिए, मैं दर्शकों के जानकारी के लिए भी सुना देता हूं 10 पॉइंट बिल्कुल संक्षेप में। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रहेगा और एक प्रोटोकॉल होगा जिसके तहत ईरानी फौजों के रेगुलेशन और सेफ पैसेज में विनियमन और सुरक्षा में जहाजों की आवाजाही होगी। दूसरा, ईरान और ओमान दोनों को जहाजों से टोल वसूल करने की इजाजत मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, आप देखिए। तीसरा, ईरान, अच्छा एक मिनट, हाँ, दोनों को टोल वसूल करने की इजाजत मिलेगी। फिर है कि ईरान ने 2 हफ्तों के लिए ही होर्मुज खरीदने की ये सहमति दी है। इसके बाद इसलिए अमेरिका ने युद्ध रोका है। तीसरा, ईरान कहता है कि पूरे इलाके में, लेबनान और इराक, सभी जगह युद्ध विराम होगा, केवल ईरान में ही नहीं होगा। फिर यह है कि ईरान पर लगे हुए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। उसकी जो विदेशों में संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं, जाम कर दी गई हैं, वो सब संपत्तियां भी वो भी हटाया जाएगा और ईरान को वो संपत्तियां वापस की जाएंगी। ईरान में जो युद्ध से नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सहायता और मुआवजा दिया जाएगा। और मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फौजें, उनकी उपस्थिति कम की जाएगी और उनकी क्रमवार वापसी होगी। ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता मिलेगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम सहित ईरान के और सभी अधिकार भी शामिल हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बातें कोई मान लेगा, लेकिन ये मानना कि हम इन बातों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, मेज पे बैठने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हम युद्ध रोक रहे हैं। देखिए, ऐसा है अभय जी, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? देखिए अभय जी, ऐसा है कि जब भी कोई बातचीत शुरू होने वाली होती है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी फंडामेंटल पोजीशन दोहराते हैं। हाँ। और वो सख्त से सख्त होती है। बातचीत से पहले कोई भी कंसेशन नहीं देता। कंसेशन देना बातचीत के बाद शुरू होता है। तो ये स्थिति आज के दिन है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें पता चला है कि 2 दिन के बाद जो है दोनों पक्षों में फेस टू फेस बातचीत होगी। कौन लोग होंगे उसमें, क्या कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसी बातचीत होगी, ये हमें नहीं पता। ये सिर्फ अभी पाकिस्तान की तरफ से हमें पता चला है कि दे आर गोइंग टू होस्ट टॉक्स बिटवीन द 2 साइड्स। देखिए, बात ये है अभय जी, आपने कहा अपनी इंट्रोडक्शन में कि आपको डर था कि न जाने क्या हो जाएगा, क्या कर देगा। देखिए, ये जो हो रहा था अभय जी, आप और हम देख रहे थे, कभी चिंतित हो जाते थे, कभी उत्साहित हो जाते थे, कभी हतोत्साहित हो जाते थे, कभी ये सोच के सोते थे कि सुबह पता नहीं दुनिया का क्या हाल होगा। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात ओरिजिनल नहीं करता है, नकलची है। ये जो कर रहा था अभय जी,
ये एक मैडमैन थ्योरी है जो कि निक्सन ने वियतनाम वॉर के दौरान अपनाई थी। वो मैडमैन थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैकियावेलीज थ्योरी कि sometimes to be a little deranged, to be a bit crazy helps in war, in a different situation. तो डोनाल्ड ट्रंप जो था वो अपने आप को ऐसे बना के प्रस्तुत कर रहा था कि उसका हाथ जो है ट्रिगर पर है और वो न्यूक्लियर अस्त्र छोड़ सकता है। यही काम निक्सन कर रहा था और साथ साथ ये भी बात पहुंचा रहा था नॉर्थ और साउथ वियतनाम में जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि नॉर्थ का पक्षधर कम्युनिस्ट था, रशिया और चाइना थे, और सोवियत यूनियन और चाइना थे, और साउथ वियतनाम का पक्षधर यूनाइटेड स्टेट्स था। और उसको कहा जा रहा था कि अगर ये बात फैला दोगे कि निक्सन जो है ही इज अ बिट क्रेजी, ही इज अ मैड फेलो, ही इज ऑब्सेस्ड विद कम्युनिस्ट, ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय देम, सो हिज हैंड में गो फॉर द ट्रिगर, द न्यूक्लियर ट्रिगर। और अगले दिन जो है हो ची मिन जो है वो पेरिस में नजर आएगा बातचीत के लिए याचिका करते हुए, या फॉर बेगिंग फॉर पीस टॉक्स। यही बात आज के दिन कही जा रही है। ये तो पीट हेग्सेट ने बोला कि दे केम आस्किंग फॉर दिस डील और दे फॉर सीज फायर, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और जो ईरान ने कहा है, ईरान ने जो डिमांड्स रखी है वो आपने अभी दोहराई। मैं ये पूछना चाहता हूं पीट हेग्सेट से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, वही बात पूछ रहा हूं जो उनके अपने एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। जो उनका दावा है, जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपने आर्मी चीफ के साथ, उसके दावे पे कोई भी संजीदा एनालिस्ट विश्वास नहीं कर रहा है पीट हेग्सेट के दावे पर, ना ही ट्रंप के दावे पर। जो वॉर ऑब्जेक्टिव से शुरू के वो क्या थे? रिजीम चेंज नहीं हुई है, लीडरशिप चेंज हुई है, आपने उनके लीडर्स मार दिए, उनकी जगह उन्होंने और लगा दिए। टू टेक आउट द न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम व्हिच दे हैव इन देयर पोजीशन, बॉम्ब मेकिंग यूरेनियम, वो तो वहीं दबा हुआ है, ईरान में ही दबा हुआ है। टू डिस्ट्रॉय देयर मिसाइल कैपेबिलिटी, वो भी उनके पास है। टू रीओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट, टू ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट, वो भी बंद है, उस पर भी टोल लगाएगा। कौन सा वॉर ऑब्जेक्टिव डोनाल्ड ट्रंप ने अचीव किया है और कौन सा उसका अलाई गल्फ में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात को कंफर्म कर रहा है कि ये हो गया? दैट पीट हेग्सेट सेइंग दैट वी हैव वन द वॉर। अब मुझे बताइए, कोई नहीं मान रहा। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि अंतोतगत्वा आज के दिन अमेरिका की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये बदकिस्मती है। दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली वॉर मशीन है, जो उसकी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और एक जमाने में दुनिया भर का वो इट यूज्ड टू बी द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया आपके साथ। नाउ डोनाल्ड ट्रंप tried to behave like a madman, that who can do anything, and he thought that this will bring Iran on its knees. वो तो नहीं हुआ। उसने उसकी धमकी के जवाब में ह्यूमन चेन्स बनानी शुरू कर दी कि आप चलाओ इन पे, तो आप जब चलाओगे तो वैसे भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बम चलाना जो है वॉर क्राइम है, और जब तुम उन पे चलाओगे जो वहां के हमारे बाशिंदे हैं वो मरेंगे, तो दुगना वॉर क्राइम होगा। ये जो पीट हेग्सेट है इतनी जोर जोर से बोल रहा है, इसको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इम्यूनिटी है एज हेड ऑफ स्टेट, एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हेग्सेट के पास नहीं है, हेग्सेट के पास नहीं है, और उसको पार्डन चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से। तो आज के दिन वो डोनाल्ड ट्रंप का बदुआ है, उसका तोता है, उसके हिसाब से बात कर रहा है। ये बदकिस्मती है इस देश की, अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में इस तरह की यशमैन नहीं थे। अमेरिका में डिसएग्री करते थे जर्नल्स विद दी, और जो जर्नल डिसएग्री किया उसको निकाल दिया आपने। भाई, एक जर्नल को हटा दिया आपने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई रुकी है
हमको और आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए, ये सीज फायर। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका अगर इसको जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहा है तो सही में मैडमैन है वो। दे आर ट्रूली मैड पीपल, बिकॉज दुनिया में कोई उनकी बात का इस विश्वास नहीं कर रहा है। दीज मैडमैन आर नॉट बीइंग बिलीव्ड बाय एनीबॉडी। ना तो ये धमका पा रहे हैं और ना ये समझा पा रहे हैं। हाँ, विनोद जी, आपकी बात से सहमत होते हुए मैं ये कह रहा हूं, अगर इसमें ईरान के 10 पॉइंट्स के साथ में अमेरिका के भी कुछ पॉइंट्स होते, इजराइल के भी कुछ पॉइंट्स होते और सारे पॉइंट्स पे बैठकर इस्लामाबाद में या कहीं भी कोई बातचीत होती, तो ये माना जा सकता था कि इस युद्ध में अभी कौन जीता कौन हारा इसका फैसला नहीं किया जा सकता। ये युद्ध विराम की शर्तों क्या बाद में तय होगा, उससे होगा। लेकिन इसमें तो केवल और केवल ईरान ने जो शर्तें रखी थी, वो कितनी भी सख्त हों, उनका बाद में जो भी हश्र हो, कितना भी उनके अंदर घटाना पड़े, चर्चा केवल उन्हीं पे होगी जो ईरान की शर्तें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों में कोई चर्चा नहीं होगी, इजराइल की शर्तों में कोई चर्चा नहीं होगी इसमें। देखिए ऐसा है, ये एक तरफा तो कभी कोई डायलॉग होता नहीं है अभय जी, आप जानते हैं। हाँ। कोई भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बड़ी बातें नहीं मानते तो हम ईरान की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें आ रही है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से, वो भी हम नहीं मानते। हमारा और आप जैसे लोगों का मानना ये है कि जो डायलॉग, जो जिस बातचीत के जरिए जिसमें बिचौलिया बना पाकिस्तान और कंट्रीज, ये प्रॉक्सिमिटी डायलॉग था। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी डायलॉग इन डिप्लोमेटिक टर्म्स, कि जहां दो मुल्क who are not on talking terms with each other और दो अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं और उनके जब सवाल और जवाब लिखकर एक बिचौलिया चुप के दोनों तरफ देता रहता है। ये मेरी नजर में एक प्रॉक्सिमिटी डायलॉग था और उसका नतीजा ये निकला है कि वो जो उनका 10 सूत्रीय कार्यक्रम है और अमेरिका का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसमें 10 सूत्रीय पे अभी तक जो लगा है कि बातचीत हो सकती है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि दे आर रीजनल डिमांड्स, हमने वी कैन वर्क इट आउट, देख सकते हैं क्या हो रहा है उसमें। देखिए बातचीत करके एवरी जो कन्वेंशनल विजडम इज कि जंग क्यों नहीं लड़ी जानी चाहिए, बिकॉज एवरी वॉर लीड्स टू अ डायलॉग फ्रॉम विच emerges a solution. War cannot be a dialogue, war cannot be a solution to a problem. तो एक हद तक इसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि these people have moved away from aggressive posturing towards the negotiating table. अब उसका नतीजा क्या होता ये देखना पड़ेगा। ये देखिए, कनपटी पे गोली लगा के आप ईरान को नहीं मनवा सकते। ईरान ने साइकोलॉजिकल बैटल तो जीता हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए एक मुल्क के ऊपर जीत कब हासिल होती है, उसके हौसले पस्त करके, टू डिस्ट्रॉय इट्स विल पावर टू फाइट एनी मोर। क्या वो स्टेज पहुंची है जो इनके दावे है कि वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर आर्मी, वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर एयर पावर, वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर नेवल पावर, पर ये नहीं बोलते कि हैव यू टेकन आउट द न्यूक्लियर मटेरियल जिसके लिए आप गए थे अंदर। भाई थ्रेट आपको इमिनेंट कैसे लग रही थी? भाई न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इंडस्ट्री पे चलते ही आप कह रहे थे कि इमिनेंट थ्रेट है, वो भी इमिनेंट नहीं थी। कभी ओवरनाइट तो बम नहीं बना रहा था वो। और आपने पिछली लड़ाई में जो जून में शुरू की थी उसमें आपने कहा था कि अबल्ट्रेट कर दिया इनकी कैपेबिलिटी हमने। तो इस बार क्या किया भैया आपने? तो मैं ये समझता हूं कि दोनों ये अमेरिका की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है और ये मुझे अपनी एक लड़ाई की याद करवा रहा है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। देखिए लड़ाई के बाद हर मुल्क जीत की दावा करता है, जाहिर है अपने आवाम की हौसला अफजाई के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो जिस कारण से हौसला अफजाई करना चाहता है और लोगों को, अपने आवाम को इम्प्रेस करना चाहता है, वो ये है कि इस लड़ाई के बाद जो असली डोमेस्टिक लड़ाई है वो जीतना चाहता है नवंबर में, जो उसको इलेक्शन लड़ने। वही लागू होता है नेतान्याहू पे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको भी इलेक्शन लड़ना है। और नेतान्याहू और इजराइल ने क्या बोला है इसके बाद? इजराइल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग द वॉर, वी विल फॉलो हिम। लेकिन वो उसने भी न्यूक्लियर जो उसका मटेरियल है
जो उसके पास एनरिच यूरेनियम है, जो करीबन 1000 पाउंड की तरह की करीब है, बताया जाता है 900 कुछ पाउंड। तो वो जो है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो तो वहीं पे अंदर दबा हुआ। और उसके जवाब में उसके बारे में जब पूछा गया तो वी विल कीप सर्वेलेंस, मतलब उस पर नजर रखेंगे। ये इतनी बचकदा हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। निक्सन eventually lost the war. Vietnam war, he lost it, na? The North and South Vietnam merged and they became one country in the mid 70s under the communist regime. तो हो ची मिन को हटा तो नहीं सका वो। एक भी आज सबसे बड़ी सिटी का नाम आज के दिन हो ची मिन सिटी है वहां पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज लर्न्ड नो लेसन्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री, and because he has not learned any lessons from history, he has ended up repeating history. Donald Trump has done nothing. He has registered no victory. He has only ended up repeating the history of defeats of American army. वो वियतनाम में लड़ाई हारे हैं, वियतनाम में जो हारे लड़ाई वो देखा है दुनिया ने। अब एक सवाल, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं, बहुत बढ़िया तरीके से। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरा तो भारत के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए भाई। आखिरकार हमारी चिंता तो भारत भी है, उसके बिना बात किए बिना कैसे बच सकते हैं हम लोग। तो ये भारत में इस बात को लेके एक बड़ी सब लोगों में लग रहा है कि भाई पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दे दिया अमेरिका ने, और भारत को मौका देना चाहिए था। पाकिस्तान को क्यों मौका दिया? मेरी अपना एनालिसिस ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के प्यादे हैं, और अमेरिका ने इन प्यादों की भूमिका अपने हिसाब से तय कर रखी थी। भारत की भूमिका थी, उसने पहले युद्ध से पहले उनको भेजा गया वहां पे इजराइल, जिसके बारे में आज तक नरेंद्र मोदी या उनके विदेश विभाग ने नहीं बताया कि वो क्यों गए थे वहां पर। वो भूमिका, पाकिस्तान की भूमिका शुरू हो रही है, और भारत की, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया आपकी भूमिका समाप्त हो गई, अब आप बैठिए अपना काम कीजिए। ये चुपचाप बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं उसके बारे में। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान तो पहले ही से अमेरिका का प्यादा था, भारत कभी अमेरिका का प्यादा नहीं था, लेकिन भारत को भी इन लोगों ने अमेरिका का प्यादा बना दिया, और बिल्कुल यही स्थिति है। अच्छा, अब किस बात पे गोदी मीडिया में और दूसरी जगहों पर ये विलाप हो रहा है कि पाकिस्तान को ये भूमिका दे दी गई, भारत को क्यों नहीं भूमिका दी गई, ये ट्रंप साहब को क्या हो गया है? ट्रंप के जो समर्थक आते हैं टीवी के ऊपर, उनसे पूछा जा रहा है और तो सब ठीक है, ट्रंप साहब को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है, मुल्ला मुनीर से इतनी मोहब्बत क्यों है? इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे। जी देखिए अबे जी, बात यह है कि भारत ने तो अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया था विद द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इजराइल, जिसमें कि उन्होंने एक भाषण भी दिया वहां पर कि वी आर विद इजराइल नाउ एंड फॉर एवर, फॉर नाउ एंड फॉर बियॉन्ड नाउ। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वो भूल थी जो कि हमको महंगी पड़ी, क्योंकि इंडिया से ज्यादा क्वालिफाइड मध्यस्थता के लिए कोई नहीं था। बिल्कुल, मैं भी सहमत। हमारे अमेरिका से आपने बताया अच्छे रिश्ते, हमारे इजराइल से अच्छे रिश्ते थे, हमारे ईरान से हिस्टोरिकल टाइज है। तो हमारा ये कहना है कि भारत एक ऐसी स्थिति में था जहां पर उसका हस्तक्षेप लिया जा सकता था, और पूरी इज्जत से भारत उसमें इंटरवीन कर सकता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बिकॉज वी गॉट आवरसेल्व्स डिस्क्वालिफाइड, और अगर हम पे तवज्जो नहीं दी अमेरिका ने और हमारी जगह पाकिस्तान को ले लिया, भाई पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम उम्मा की तर्ज पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो और कंट्रीज इसके साथ थी जैसे कि टर्की और जैसा कि इजिप्ट, इसमें जो इन्वॉल्व थे वो भी मुस्लिम कंट्रीज थे। तो वो एज अ मुस्लिम कंट्री उसमें हस्तक्षेप कर रहा था, उससे बातचीत की बात, मतलब ही प्लेड दी इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सिमिटी डायलॉग में कोरिया पाकिस्तान था। ये जो कोरिया की भूमिका है उसके चलते उसको दुनिया भर में मतलब वाहवाही मिल रही है, लेकिन वो वाहवाही जो है वो एक हद तक ही सही है, क्योंकि डोनाल्ड की अमेरिका पाकिस्तान का अपना जो रसूख है
वो पर्याप्त नहीं है टू बी अ रेफरी इन दिस पीस एफर्ट। जो पाकिस्तान है उसका जो इसमें रोल था कोई हेफ्टी रोल नहीं था, उसका रोल सिर्फ रुक्का पहुंचाने वाले का रोल था, लेकिन वो अहम रोल था, उसको हमको अंडरप्ले नहीं करना चाहिए। और इस रोल का इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान और भी अपने मफाद में कुछ चीजें हासिल कर सकता है, अमेरिका से और मुल्कों से, ईरान से वगैरह से। उसके पास तेल नहीं है, तेल के लिए वहां इतनी किल्लत है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और वो अगर उसके पास ऑयल नहीं है तो उसको ऑयल का एक जरिया मिलेगा, ईरान मिलेगा। ईरान से तो बहुत लंबा बॉर्डर है उनका। और दूसरा ये न्यूक्लियर पावर है। और तीसरा इसके पास म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया। तो हमको इसको किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हमारे देश में बहस के दौरान ये टेंडेंसी बन गई है कि लोग जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है उसका मजाक उड़ाते हैं। उड़ाइए मजाक, लेकिन उसके साथ इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए कि उसकी जो प्रेजेंस है इस मेज पर, बातचीत की मेज पर, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमारी लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी के लिए, हमारी लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है भारत का टू एमर्ज एज अ पावर, एज अ सिग्निफिकेंट पावर इन द वर्ल्ड, उससे पहले हमको अपना रसूख हमारे खित्ते में बनाना पड़ेगा, एशिया में बनाना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि उसका मजाक ना उड़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ अब इस बात के लिए तैयारी करें कि जब कभी आपकी जरूरत पड़े तो आपकी क्या अप्रोच होगी। क्योंकि अगर आपकी ये एम्बिशन है कि यूनाइटेड नेशंस, यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द P5 और व्हाट यू कॉल इट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें विच मेंबरशिप लिमिटेड है, जब उसका एक्सपेंशन होगा तो उस वक्त आप जो है आपका उस लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और वो कैसे बनेगा? अगर आप पीस एफर्ट्स में, मल्टीलैटरल पीस एफर्ट्स में एक रोल अदा करेंगे, जो आज के दिन पाकिस्तान कर रहा है बदकिस्मती से, जो दुनिया भर में जिसने टेरर एक्सपोर्ट किया, वो व्यक्ति, वो कंट्री ने आज के दिन उस मेज पे एक जगह बना ली है। और दूसरी कंट्री जो कि हम हैं, और जो कि उसके कार्यकलापों से सताई हुई कंट्री थी, जो उसके टेरर एक्सपोर्ट के का निशाना थी, वो कंट्री जो है वो साइड पे बैठी हुई है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी की विक्ट्री नहीं है, ये हमारी डिप्लोमेसी की, मैं हार भी नहीं बोलता, क्या जरूरत है हार बोलने की, लेकिन हमारे लिए एक सोचने का विषय है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि ये हमसे कहाँ गलती हुई। कभी भी मल्टीपोलर वर्ल्ड में सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। यू मस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। क्या पता आपको कौन सी टोकरी की जरूरत पड़ जाए। ठीक ठीक। तो अब इस वक्त भारत का विदेश मंत्रालय क्या सोच रहा होगा? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान को बहुत महत्व प्राप्त हो गया ना। अब जब तक इस्लामाबाद में बातचीत चलेगी, भारत का तो कोई नाम ही नहीं आएगा। सब जगह पाकिस्तान की तरफ ही सारी दुनिया का फोकस होगा। यहाँ तक कि भारत का विदेश मंत्रालय भी बड़े ध्यान से उधर देख रहा होगा। देखिए अभय जी, मुझे सबसे ज्यादा चिंता है इस बात की। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप का रुझान है पाकिस्तान के प्रति, और डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का रुझान है पाकिस्तान के प्रति, और जो उनका रुझान है, उनका जो फौज का सेनापति है मुनीर, जनरल फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर के प्रति, ये डोनाल्ड ट्रंप की निजाम का एक उनकी तरफ रुझान है। दूसरा जो ज्यादा हमको विचलित करने वाला मंजर है, पक्ष है, वो ये है कि चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है, और रशिया का रिसेंटली मेड फ्रेंड पाकिस्तान है। तो उस धड़े के साथ भी उसके संबंध है, और पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भी हैं। तो उसके दोनों हाथों में लड्डू है, बल्ले बल्ले है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास वो औहदा नहीं है। आज के दिन पाकिस्तान का औहदा बदला है, औकात नहीं बदली। औकात उसकी वही है, और हमारा डिप्लोमेसी उसकी औकात पे फोकस होनी चाहिए। उसके औहदे पे हम ना जाएं। वो एक, मैं समझता हूं भ्रम, एक इल्यूजन है आज के दिन। वो है लेकिन इल्यूजरी है बहुत, क्योंकि छोटे रोल को भी बड़े बना के पाकिस्तान प्रस्तुत कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कल ट्वीट की इतनी लंबी, थैंक यू
मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट बिहेविंग एज अ वर्ल्ड पीसनिक, जैसे कि उसने कमाल की डिप्लोमेसी की है, और वो कुछ नहीं, उसको बुला लिया गया और उनकी बात सुन ली गई। ईरान ने उनके रुके ले लिए, अपने रुके दे दिए। ये हैसियत भी क्रूशियल टाइम्स में, जब स्टेक होल्डर्स, लड़ाई में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अगर वो रोल अदा करने के लिए भी आपको मौका मिल जाता है तो ये बड़ा मौका होता है। और ये हमारी डिप्लोमेसी को और हमारे सो कॉल्ड मीडिया को ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को मानना राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये देश प्रेम की बात है कि आप इस बात को माने कि यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, हमको ये उसको रिपीट नहीं करना है इस गलतियों। लेकिन हमारे देश में तो प्रथा बन गई है कि सही को गलत और गलत को सही कहने की। हद हो गई है वैसे, बिल्कुल, क्या बताऊंगा आपको मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। चलिए, बहुत अच्छी सुंदर हम लोगों ने चर्चा की दोनों पक्षों के ऊपर, उसमें भारत का पहलू, पाकिस्तान का पहलू और अमेरिका की क्या स्थिति है, अमेरिका के दावों पर दुनिया में कोई क्यों विश्वास नहीं कर रहा। देखिए, आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप का मैडमैन थ्योरी क्यों नहीं चला? बिकॉज ही इज इन एनी केस बिहेविंग एज अ मैडमैन ऑलवेज, आउट ऑफ हैबिट। देखिए, कोई रैशनल आदमी, थ्योरी क्या है वो, कोई रैशनल आदमी अगर ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चला दूंगा तो उसका असर नहीं होता। लेकिन कोई दिखने में पागल आदमी ये कहे मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चला दूंगा तो लोग मानते हैं। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड द मैडमैन थ्योरी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि जब से वो सत्ता में आया वो निरंतर पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और कोई उसको अपने मुल्क में सीरियसली नहीं लेता। तो ही इज एन एटर्नल मैडमैन who tried to act as a madman but it didn't work. That coercive act did not work. ये लोग मोहम्मद गद्दाफी करता था, निकिता क्रुश्चेव ने भी किया, और ये सद्दाम हुसैन भी करता था। ये उस श्रेणी में आ गया डोनाल्ड ट्रंप। सही बात, बदकिस्मती है इस देश की। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत तेजी के साथ सब कुछ हो रहा है और इसके साथ चलना मुश्किल है हम लोगों के लिए, इतनी तेजी के साथ घटनाएं हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।